हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीजीएल एग्जाम 2023 के टीयर 1 के 18 जुलाई में पूछे गए जो पेपर होता है शिफ्ट नंबर 2, ठीक है, शिफ्ट नंबर 2 के मैथ्स के सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 39 के 39 शिफ्ट करने वाले हैं। मैथ सॉल्यूशन अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो सेट नंबर 9 हो चुका है, तो ये हमारा सेट नंबर 10 होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग मैथ्स की तरफ। ठीक है, ये हमारा पहला सवाल है कि ए और बी जो है वो किसी कार्य को 4 दिन और 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी के बारे में कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 4 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, यदि वे दोनों बी से शुरू करते हैं हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन के अंदर पूरा होगा। तो 9 4 का एलसीएम 36 और इसी को हम लोग मान के चलते हैं टोटल वर्क। पता है पहले से। यानी अगर इफिशियंसी की बात करूं तो ये 9:4 होगा। पहला दिन आपने बोला कि 20 से शुरुआत हो रही है, तो अगर हम 2 डेज की बात करें तो 2 डेज में 4 + 9 यानी कि 13 काम पूरा हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मैं 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो आप बोलेंगे 4 डेज के अंदर कितना काम हो जाएगा, 26 काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर 5वें दिन आपका बी काम करेगा, यानी 5 दिन के अंदर आप कह सकते हो 26 और 4 30 काम हो चुका है। लेकिन अभी भी 6 काम बाकी है और ए कर सकता है 9 काम। मतलब 6/9 यानी कि 2/3 दिन और लगेगा। ठीक है, तो टोटल कितना डेज लग गए आप बताओ। 5 इंटीजर 2/3 दिन। क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई दे रखा है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ही होता है कि जिसके दो साइड्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इन दोनों को इक्वल हमने मान लिया। तो 3 और 5 का रेशियो, अगर इसको हम 3x बोलेंगे तो इसको 3x बोलना पड़ेगा और इसको 5x बोलना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो 3 के बदले कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा रेशियो को बड़ा करके लिखता हूँ, इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा। मैं बताता हूँ क्यों। ये 3 के बदले मैं 6 लिखने वाला हूँ और ये भी 6 लिखने वाला हूँ। तो ये 5 के बदले मुझे 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो जो एरिया आपको दे रखा है वो 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो तीसरी भुजा की लंबाई आपको फाइंड करनी है, मतलब ये 10x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, आप चाहे तो फार्मूला से भी एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा आसान तरीके ढूंढ रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपको पता है कि इक्वल होने की वजह से ये वाला भी 5x होगा, ये वाला भी 5x होगा। अब समझ में आ गया होगा आपको कि हमने इसको पूरे को 10 क्यों माना था। क्योंकि 10 का आधा 5 होता है, बड़ी आसानी से लिख लिया हमने, लेकिन 5 का आधा करते तो 2.5 आता। तो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने ये काम किया है। और आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, हाइट हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बता दो। तो हाइट की वैल्यू निकालने के लिए 6x का होल स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर का अंडर रूट लगा दूं पाइथागोरस यूज करके। 36 माइनस 25 यानी कि 11 अंडर रूट और x को बाहर निकाल लीजिए, यानी h की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना पड़े तो 1/2 इंटू ये बेस कितना है भाई, ये पूरा 10 हो जाएगा बेस 10x। और हाइट कितनी निकल आगे आ गई, अंडर रूट 11 इंटू एक्स, इसकी वैल्यू आ गई 30√11। तो आप बताओ क्या ये 11 से 11 कटेगा? बिल्कुल, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। यानी मैं कह सकता हूँ कि 5 से काट लो आप 6 टाइम। यानी आप देखो जरा x और इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 6। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो √6 है। आपको निकालना है थर्ड साइड, और थर्ड साइड को हमने माना क्या है बताओ। थर्ड साइड को हम लोगों ने जो माना है वो है 10 इंटू एक्स, यानी 10 रूट
6 सेंटीमीटर, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई, √6। आसान सवाल, बढ़िया सवाल। ठीक है, आप चाहे तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे ये वाला आसान लगा तो मैंने ये वाला करके आपके सामने करके दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगर आपको अच्छा लगता है सब तो लाइक कर देना एक बार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मुझे। ठीक है, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के सवालों को करने का बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप वैल्यू पुटिंग कर लीजिए। वैल्यू पुटिंग बेस्ट ऑप्शन होता है मेरे हिसाब से। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। आप sin 2x को वैल्यू में तोड़ भी सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x, फिर आप इसको तोड़ेंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप sin c प्लस sin d भी कर सकते हैं। तो sin c प्लस sin d करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 2 इंटू क्या होता है, तो आप बोलेंगे साइन ए प्लस बी बाई 2, यानी कि 2 इंटू साइन ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा 6 और 2 8 का आधा हो जाएगा 4x, और इंटू कॉस इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 2x। ठीक है क्या, प्लस 2 इंटू साइन 4x। ठीक है क्या, क्या मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ और यहाँ मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 इंटू साइन 4x को मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया, तो ये बच जाएगा cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1। अब देखो sin 4x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ तो नहीं है, तो ये नहीं होने का संभावना पूरा पूरा है। हमने एक को एलिमिनेट कर दिया। अब कहीं ना कहीं मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको हम कैसे चेंज करें, आप बताओ कैसे हम चेंज करें इसको। तो 2 sin 4x यहाँ पे ऑप्शन में है, 2 sin 4x। ठीक है, अब यहाँ से जाने के लिए cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या मैं सही हूँ। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्या इसका इस्तेमाल करके हम बना सकते हैं। आओ जरा देखते हैं, अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ इस cos 2x के बदले, तो देखो जरा क्या मेरा काम हो पाएगा। हम भी आपके साथ ही कर रहे हैं, 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 1। बिल्कुल लगता है कि आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 कटेगा और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन 4x। तो दो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। आप इस तरीके से जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है वैल्यू पुटिंग, वो इससे बेहतर होगा मुझे लगता है, बट अगर आपको फॉर्मूला वगैरह याद है तब इससे भी जा सकते हैं, जो कि अच्छा एक ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहते हैं, एक फैक्ट्री में बर्तनों का निर्माण 3 संयंत्रों 3 प्लांट में होता है, ए बी और सी। तो आपसे बोलता है कि कुल जो है प्लेटों की संख्या 3260 बनता है, तो प्लांट बी द्वारा कितनी प्लेटों का निर्माण किया जाता है। प्लांट ए, ये ब्लू वाला प्लांट ए है, मतलब नीचे वाला प्लांट ए है, ये बीच वाला हिस्सा प्लांट बी है, और ऊपर वाला हिस्सा प्लांट सी है। तो आपसे क्या बोला भाई कि प्लांट बी द्वारा कितने प्लेटों का निर्माण किया जाता है। तो प्लांट बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सबको ऐड कर दो ना भाई। अब देखो ये 20 और 60 के बीच में ये 40% है, दिख रहा है। ये आप देखोगे ये आपका 20% है। ठीक है, ये दोनों के बीच में 20% है। आप ये भी देखोगे 40% है, और ये भी अगर आप देखोगे तो 20% है। ये थोड़ा आप मत देखो कि ऊपर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से प्रिंट किया हुआ कि आपको लग रहा है कि ये 20 से ज़्यादा, लेकिन 20% ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आंसर नहीं आएगा तो फिर से हम कुछ चेंजेस करके ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 40 20 60 और 60 कितना हो जाएगा 120%। आप मुझे बताओ 120% कैसे हो पाएगा। 120% दे रखा है इसमें, ठीक है, और टोटल प्लांट कितने हैं 1 2 3, यानी मैं कह सकता हूं कि बी का 120% टोटल के 300% के बराबर हुआ। नहीं समझा बात। मैं ये कह रहा हूँ कि प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी, प्लांट ए ने 100% किया होगा, प्लांट बी ने 100% अपना दिया होगा, प्लांट सी ने 100% दिया होगा, लेकिन प्लांट बी इन तीनों के हिस्सों में से 120 निकल गया। मतलब तीनों की तुलना में ऐसे कर सकता हूँ मैं,
60 दूना और ये 5, यानी कहीं ना कहीं 2:5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका आंसर आने की पूरी संभावना है। 5 छक 30, 5 पचे 25 और 2, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी कि 1304। 1304 प्लेटों का निर्माण करता है कौन? तो आप बोलेंगे प्लांट बी। मैंने अभी ऑप्शन में नहीं देखा, ऑप्शन है किधर। ठीक है, ऑप्शन देखता हूँ नीचे क्या दिया हुआ है। क्या 1304 आंसर है इसका? आगे देख लेते हैं एक बार। 1304, यस 1304 आपको दे रखा है और इस सवाल का आंसर है। तो जो हम लोगों ने किया बिल्कुल सही तरीके से किया है। आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 48। समबाहु का मतलब होता है इक्विलेटरल, यानी जो साइड का लेंथ आ जाएगा वो 48/3 यानी कि 16। क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आप बताओ, जब साइड हमारा 2 होता है तो उसका एरिया कितना होता है? √3। यानी साइड में जब 8 टाइम गुना करेंगे तो एरिया में 8 का स्क्वायर से गुणा हो जाएगा। 64√3 इज द आंसर। अब क्या होता है, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, मैंने इस तरीके से निकाल दिया। सो वॉट एवर यू वांट यू कैन सिंपली गो अहेड विद दैट मेथड, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 32 पेन और 12 पेंसिलों का मूल्य का अनुपात इतना है तो 8 पेन और 3 पेंसिल, 8 इसका 1/4 हिस्सा, ये भी इसका 1/4 हिस्सा, मतलब इसका भी 1/4 हिस्सा क्या होगा? आंसर होगा 197.5। आसान सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ये दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात प्लस सममित भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? उसके अंडर रूट के अनुपात के बराबर, यानी 14:25। ये भी एक आसान सा सवाल। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित दंड आरेख का अध्ययन कीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या बोलता है कि 19 से 20 तक XYZ फोन की बिक्री में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। 19 से लेके 20 तक ये जो फोन की बिक्री में वृद्धि हुई है ना, वो कितनी वृद्धि हुई आप बताओ? 18 से बढ़ के हो गया 40, मतलब मैं कह सकता हूँ 9:20 का रेशियो। वृद्धि कितना हुआ? 11 का, बेस वैल्यू 9 इंटू 100। क्या मैं 1100/9 लिखूं? तो 9 1 जा 9, 20, 9 2 जा 18, 2.2222 ऐसे परसेंटेज बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर है। आसान सवाल। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि ए बी और सी का समेशन दे रखा है, इसे वैल्यू दे रखी है, तो आपको ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे आपको ये वैल्यू निकालना होता है, मैं क्या कह सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ तो इसका एक फार्मूला भी होता है, बाकी आप चाहें तो अलग से तोड़ के बना सकते हैं। फार्मूला निकालने के लिए मैं कह सकता हूँ, जैसे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 2 बार ए स्क्वायर है, 2 बार बी स्क्वायर है, 2 बार सी स्क्वायर है, और -2 अगर कॉमन लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 155, यहाँ पटक दो तो 2 इंटू 155 माइनस 2 इंटू इसका वैल्यू भी आपको निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दो, यानी 361। तो क्या आ जाएगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जो ये रिक्वायर्ड है ना, जो ये रिक्वायर्ड है मुझे वो। ठीक है, तो आप बताओ, कम करो इसको तो कितना हो जाएगा? 361 माइनस 155/2, और ये वैल्यू वही है जो मुझे रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो यहाँ मुझे रखना है। तो बताओ रिक्वायर्ड की वैल्यू कितनी आ गई? डिवाइड करो, 11 में से 5 गया तो 6, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2, राइट? बाई 2 यानी कि 103 वैल्यू आ गया किसका? रिक्वायरमेंट जो मुझे था 103 यहाँ रख दिया हमने। 2 कॉमन निकाला तो 155 में से 103 कम करेंगे मतलब 52, राइट? यानी 52 2 गुना 104 इस सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल, लेकिन मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फटाफट इस सवाल को आप कर सकते हैं। ठीक है, साइन की वैल्यू दे रखी है, तो साइन का वैल्यू होने का मतलब है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का वैल्यू मालूम है 3 और 5,
ये माइनस होने का ये मतलब है कि ये क्वाड्रेंट डिफरेंट है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो सेक a का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सेक b क्या होता है नेगेटिव, मतलब कोई बात नहीं। और h अपॉन b लगा दो माइनस, h की वैल्यू है कितनी 5, b की वैल्यू है 4, ऊपर लगा दो माइनस, और ये तुम्हारे सवाल का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि y पॉजिटिव है, ये सारे दे रखे हैं प्रोपोर्शन में, तो y का मान ज्ञात करिए। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है ये 405 इंटू 125 के बराबर है। तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो अंडर रूट करना पड़ेगा। इसको मैं लिखूंगा 405 को मैं क्या लिखूंगा 405 ही लिख रहा हूँ। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 5 इंटू 25। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, देखो ये बन जाएगा 2025 और ये बन जाएगा 25। तो 2025 जो 45 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, मतलब कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 225। तो जो y का वैल्यू रिक्वायरमेंट था मुझे वो मिल चुका है, दैट इज द आंसर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है कि x की वैल्यू दे रखी है माइनस में, तो आपको ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये एक बढ़िया सवाल है, आप देखो जरा, ये बिल्कुल एक बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो आओ जरा पहले ये देखते हैं कि इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं। अगर अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहता हूँ कि देख लो जरा, अगर मैं कह दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² और मल्टीप्लाई करो x³ माइनस 1/x³ और प्लस कर दो आप x माइनस 1/x, क्या ये करने से जो मुझे रिक्वायर्ड है वो मिलेगा? एक बार ट्राई कर लेते हैं, मैं थोड़ा भूल चुका हूँ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा x की पावर 5। ठीक है, फिर इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस, ये पहले इसको इससे कर लेते हैं। ठीक है, तो बन जाएगा माइनस ऑफ x। फिर इसको अगर इससे किया मैंने, इन दोनों को मैंने इससे कर चुका हूँ, अभी इसको मुझे इससे करना है, तो माइनस क्या बन जाएगा 1/x, 1/x। ठीक है, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1/x की पावर 5। अगर मैं, अच्छा ये तो बाद की बात है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 1/x मिलेगा। मतलब मुझे यहाँ तो प्लस नहीं चाहिए था बल्कि माइनस चाहिए था। इसका ये मतलब हुआ कि किसी एक को आपको प्लस करना पड़ेगा, किसी एक को आपको प्लस करना पड़ेगा। मैं इसको जरा प्लस करके देखता हूँ। जैसे ही प्लस किया मैंने तो ये वैल्यू होगी प्लस। ठीक है, और इसको इससे किया तो ये बन गया माइनस। ठीक है, ये बन गया माइनस, और ये वैल्यू भी कितनी हो गई माइनस। और यहाँ जो मैंने माइनस किया था, इस माइनस को जोड़ने के बदले मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस। तो क्या होगा, ये वाला वैल्यू कट जाएगा और मुझे x का पावर 5 माइनस x का पावर 5 मिल जाएगा। तो थोड़ा हम लोगों ने 1 मिनट टाइम दिया और हमने सॉल्व कर लिया कि x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 निकालने के लिए हमें किस तरीके से अप्रोच करना होगा। ठीक है, तो देखो जरा मैं फिर से एडिट कर देता हूँ थोड़ा। ये देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि एक प्लस ले लो और एक माइनस ले लो। ठीक है, अब इस वैल्यू से अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में जाना है तो कैसे जा पाएंगे? -6 का स्क्वायर प्लस 2, राइट, यानी ये बन जाएगा 38। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? अगर मुझे x³ माइनस 1/x³ निकालना हो तो इसका क्यूब करके प्लस 3 टाइम्स ये वैल्यू, तो -6, और ये 36 प्लस 3 इजिकल टू 39। एम आई राइट? क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, फिर से ट्राई कर लें, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। ये बन जाएगा 38, ये बन जाएगा -6 इंटू 39, और ये माइनस जो वैल्यू दे रखी है माइनस इंटू माइनस कितनी हो जाएगी +6। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जरा। ये बढ़िया सवाल हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी सवाल में कुछ माइनस में दे रखा है और माइनस में कुछ पूछ रहा है तो बहुत ही
थोड़ा कैलकुलेशन बनता है बेहतरीन तरीके वाला। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर ये 40 होता, ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये 39 है, मान के चलो 39 गुना 6 कितना होगा, 40 छक 240, तो माइनस 6 कर दो, यानी कि 234 माइनस में और इंटू 38, ठीक है, प्लस 6। 38 इंटू 4 कितना हो जाएगा बताओ? 38 इंटू 4 152, क्या 152, 4 चौका 16, हाँ 152 हो गया, 15 कैरी हो गया। 38 इंटू 3, तो 4 तियाँ 12 और 6 कम कर दो, यानी 14, ठीक है, प्लस 15 जोड़ो 129 हो जाएगा। तो 29 का मैं 9 लिखूंगा और कैरी कितना हो गया 12। तो 38 इंटू 2 कितना हो जाएगा 76, और 12 कितना हो जाएगा 88, राइट। और ये है माइनस में, और ये प्लस कितना हो जाएगा 6, यानी कि -8886। तो फाइनली हम लोगों ने क्या किया, इस सवाल का हम लोग फाइनल आंसर निकाल चुके हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया सवाल और बहुत ही बेहतरीन हम लोगों ने कैलकुलेशन भी किया है। अगर आप देखें, किसी किसी को लग सकता है कि सर आपने बहुत स्लो किया है। स्लो इसलिए किया हूँ क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ ये सब, ठीक है। तो पहली बार करने में फ़ायदा ये होता है ना कि आपको पता लगता है कि हाँ, किस तरीके से आप स्टेप के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे समझाना भी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि हर तरीके से करके आपको दिखाता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर निकाल सकते हैं इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं। जो अगला सवाल क्या कहता है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, तो हर बार पूछा गया। पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 600 मीटर, ठीक है दोस्त। ये पुलिस की स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, चोर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। कितने समय में पकड़ा जाएगा? तो आप बताओ 600 मीटर, टाइम टू कैच, 600 मीटर डिवीजन, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन चेंज करना पड़ेगा 5/18 मीटर पर सेकंड करने के लिए। अब बताओ क्या ये मीटर से मीटर कटेगा? बिल्कुल, 5 गुना 10 और ये 10 खत्म। अगर आपको आंसर दिया है मिनट में और आंसर आ गया आपका 60 गुना 18 सेकेंड, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, 60 60 खत्म, सेकेंड हो गया मिनट। क्या इस सवाल का आंसर समझ में आया? बिल्कुल आसान था। आगे बढ़ते हैं। एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की जो संख्या है ना, एक कारखाने में पुरुष श्रमिकों की संख्या का 48% महिला श्रमिकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। तो मेल फीमेल का रेशियो निकाल दो। कुछ नहीं है सवाल में, 2 से कट जाएगा 24 बार में, 4 छक 24, 4 25 बार में, यानी एम और एफ का अगर रेशियो में निकालूं तो उधर कुछ नहीं, जब मल्टीप्लाई कर दो 25 उधर और 18 नीचे, और ये तुम्हारे सवाल का आंसर है 25/18। होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़े। इस तरह के सवाल सीजीएल में नहीं पूछने चाहिए, थोड़े अच्छे पूछने चाहिए। कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल है? तो 7 से डिवाइड करने के लिए आप डिवाइड कर लो ना यार, डिवाइड करके आप चेक कर लो। ये फॉर्मूला लगाओगे बड़ा लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अमर एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और प्रेम 12 दिनों में कर सकता है। तो अमर और प्रेम, अमर प्रेम, वाओ, 15 दिन और 12 दिन टाइम का रेशियो। अमर से आरंभ करते हुए वे एकांतर दिन में कार्य करेंगे, तो कार्य कितने में पूरा हो जाएगा? बिल्कुल वही सवाल इसके पहले जन लोग किए थे। 15 12 का एलसीएम 60, टोटल वर्क हो गया, एफिशिएंसी 4:5। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही हूँ। अगर पहले अमर शुरू करता है तो 2 दिन में कितने काम हो जाएगा बताओ? 4 + 5 9, तो 9 छक 54, यानी अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो इधर भी करना पड़ेगा, यानी 12 दिन के अंदर 54 काम हो चुका। नहीं, अभी भी 6 काम तो बाकी है ना। तो 6 काम करने के लिए ए अमर लेगा 1 दिन, यानी 12 हो गया 13 दिन। अभी 2 काम बाकी है, लेकिन काम करने की एफिशिएंसी कितनी है बी की, सॉरी पी की 5। तो 13 इंटीजर 2/5 इस सवाल का आंसर। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बढ़िया सवाल। 3600 पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30 और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर, अंतर निकालने के लिए, एक तो 35 है, इन दोनों के कितना हो जाएगा डिस्काउंट आप बताओ? तो 30 5 35 और माइनस करेंगे 30 का 5%, यानी कि 1.5। यानी अगर डिफरेंस निकालना है तो ये डिफरेंस ही तो है 1.5%। किसका 1.5%? 36 + 18, यानी कि 54। आसान सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से डिविजिबल है? इस तरह के सवाल बड़े पूछे जाते हैं। 36 होने के लिए 9 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो 9 के लिए हम डिजिट सम देख लेंगे। 8 7 15 और 11 कितना 26 है, 9 से नहीं कट रहा है। 5 4 9, 7 3 10, दोबारा ये भी नहीं कट रहा है। 7 4 11 5 16 और 2 18, ये 9 से तो कट रहा है, लेकिन क्या ये 4 से कटेगा? 4 से कटने के लिए अंतिम 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। 4 से नहीं कट रहा है मतलब ये नहीं कटेगा। 3 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गया तो ऑटोमेटिक चौथा को होना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ज़्यादा आगे बढ़ गए क्या? बिल्कुल, थोड़ा पीछे आते हैं। चलो, राजा और रॉकी मिलकर एक पेंटिंग का कार्य 5 दिन में पूरा करते हैं। एक राजा है और एक रॉकी है, ठीक है? दोनों मिलकर किसी पेंटिंग का काम 5 दिन में करते हैं, ठीक है? वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है, ठीक है? तो आपसे ये कह रहा है, सिंपल आसान भाषा में कहना चाहता है कि दोनों मिलकर सिर्फ 2 दिन तक काम करते हैं। तो अगर 5 दिन में 100% काम कर सकते हैं दोस्त, तो 2 दिन के अंदर क्या 40% काम पूरा नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा करता है, यानी राजा के बारे में ये कह रहा है कि शेष पेंटिंग कितना बचा है? 60% काम को अगर 4 दिन में करता है, तो आप बताओ, तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो पहले इसका हम 100% निकाल लेते हैं। 4/6 इंटू 10, यानी कि 40/6, यानी कि 20/3 दिन लेगा, ठीक है? राजा ने लिया 20/3, दोनों मिलकर लिया 5। इन दोनों का आप एलसीएम निकालो पहले। ये बढ़िया सवाल है, इसको मैं बढ़िया सवाल बोलना चाहता हूँ, ठीक है? मैं फिर से लिखता हूँ इधर। ये हो गया राजा और एक तरफ राजा प्लस रॉकी। आपको रॉकी का एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ठीक है? तो राजा की नंबर ऑफ डेज 20/3, दोनों मिलकर सिर्फ 5, तो एफिशिएंसी कितनी होगी ये बताओ? 20 और 5 की अगर मैं एलसीएम निकालूं तो कितना हो जाएगा? 20, ठीक है? तो इसकी एफिशिएंसी है 3, इसकी एफिशिएंसी 5 गुना 4 हो जाएगा 20, ठीक है? यानी अगर ये दोनों मिलकर एफिशिएंसी 4 है, तो ऑफ कोर्स रॉकी की एफिशिएंसी सिर्फ 1 रही होगी। और 1 होने के लिए अगर मैं नंबर ऑफ डेज निकालूं तो 20/1 इज इक्वल टू 20 डेज में रॉकी भाई साहब पूरा काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो इस शिफ्ट का ये बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी आपका अपना अंदाज है, ठीक है? अच्छा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई हानि परसेंट के हानि के बराबर है। क्योंकि दोनों का सीपी यानी कि बेस वैल्यू बराबर है, मतलब मैं कह सकता हूँ डिफरेंस कितना होगा? 800। 800 अगर 2 से डिवाइड किया हमने तो बन जाएगा 400। तो 400 प्रॉफिट भी हुआ, 400 लॉस भी हुआ, कह सकता हूँ। यानी 2000 में सेल किया तो प्रॉफिट होने के लिए सीपी कितना होना पड़ेगा? 1600। और लॉस भी किया 400, तो कितना बिक गया? 1200। मतलब सीपी हमारा पता चल गया 1600 रुपया है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, अरे भाई, 160 गुणा 2, 320 रुपये ऐड कर दो, यानी 1920 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा, जो आप 20% के लाभ को कमाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर यानी कि x माइनस वाई तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे लगते हैं, यानी 12 को 12 से काट सकते हैं। आपके पास क्या मिल गया? x माइनस वाई की वैल्यू है 12। अगर यही सवाल कहता है कि उतनी ही दूरी धारा की दिशा में केवल 9 घंटे लगते हैं, उतनी ही दूरी धारा की दिशा में केवल 9 घंटे लगेंगे, तो बच जाएगा 16, यानी x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 16। धारा की चाल की क्या मानते हैं हम लोग? y। दोनों का डिफरेंस को हाफ कर दो और ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल, लेकिन आसान सवाल। अगला सवाल है कि ए और बी के बारे में कह रहा है कि क्रमशः 5 दिन और 10 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर दिया, ठीक है? तो ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा है? बहुत बढ़िया सवाल ये भी है, आप देख सकते हो। आप ये मुझे बताओ कि बी ने शेष कार्य को 8 दिन में समाप्त किया। आप मुझे एक बात बताओ, 10 दिन में अगर ये 100% काम करता है,
तो 8 दिन में और ज़रूर ये 80% काम कर दिया होगा, जो काम बच गया होगा। यानी स्टार्टिंग में दोनों मिलकर सिर्फ 20% काम ही पूरा किए थे, ठीक है ना? अगर मैं काम की बात करूं तो 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2:1। 2:1। अगर ये 10 तुम्हारा 100% काम है तो 20% काम कितना है? सिर्फ 2। यानी दोनों ने मिलकर सिर्फ 2/2 + 1 3 काम किए होंगे। अरे बोलो ना, सॉरी, दोनों ने मिलकर सिर्फ 2 काम है और एफिशिएंसी 3 है, तो 2/3 दिन ही काम किए होंगे। और ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल, बट ये अप्रोच जो हमने दिखाया आपको सामने, ये अप्रोच उससे ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, सवाल ज़्यादा बढ़िया मेरा अप्रोच है। आगे बढ़ते हैं। यदि 100 रुपये और 150 रुपये किलो वाली 2 प्रकार की दाल एक्स और वाई को 7:20 में अगर मिलाते हैं तो आप बताओ निकटतम मूल्य क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल एवरेज निकाल लो। 7 की वैल्यू 100 रुपये, 20 की वैल्यू 150 रुपये, तो आपसे पूछा 27 की वैल्यू क्या होगी? नहीं होगा क्या? जो सिंपलेस्ट वैल्यू उसको आप मान लो बेस 100 प्लस, चूंकि ये 50 ज़्यादा है तो 50 गुना 20 कितना हो जाएगा? 1000। 50 गुना 20 1000। लेकिन ये 1000 को सिर्फ 20 में नहीं बल्कि 20 + 7 27 में बांट दो और ये तुम्हारा एवरेज को डिसाइड करेगा। नहीं होगा क्या? आपसे कह रहा है कि निकटतम रुपए तक सही निकालना है, मतलब डेसिमल जो भी होगा उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बताओ कितना होगा अगर मैं काटूंगा तो 27 × 81 तो 190। यानी अगर मैं 27 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा बताओ? 25 × 7 = 175 और 14 189, यानी 37 पॉइंट समथिंग। मैं ऑप्शन देख रहा हूं इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि 137 पॉइंट समथिंग रहा होगा। तो निकटतम रुपए क्या हो जाएगा इसका? 137 रुपीज पर केजी, और यही सवाल का आंसर है। अच्छा सवाल आप इसको नहीं कह सकते, ठीक है, सिंपल एवरेज का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल का आंसर क्या होगा बताओ? कुछ नहीं करो, इस तरह के सवाल में वैल्यू पुटिंग कर दो। पुट कर दो आप थीटा की वैल्यू 45। जब भी आपने देखा कि ऑप्शन में कांस्टेंट दे रखा है, कुछ भी नहीं करना, थीटा की वैल्यू पटक दो आप। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है, तो बन जाएगा वो √2 + 1 और √2 - 1 a + b इंटू a - b, तो a² - b², 1 इज द आंसर। ठीक है, जैसे वैल्यू पुटिंग किया सवाल ने दम तोड़ दिया अपना। सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर 5 है तो आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के सवाल में पता है आपको कि सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना होता है? 1/5। यानी अगर tan थीटा निकालना है तो दोनों का डिफरेंस करके आपको 1/2 लेना पड़ेगा। आप सोचते रहो रोते रहो। अगर आपको ये सब नहीं पता इसका मतलब आपने बेसिक पढ़ा ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री का। 25 - 1 24/10 यानी कि 12/5 सवाल का आंसर है। आखिरी सवाल ने हम लोग कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज सेट नंबर 10 भी खत्म कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना ताकि थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगे। और सीजीएल के बाद मैं सीएचएसएल, फिर सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, wherever the questions important are, I will definitely give the solutions of every question। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स के साथ आपको रीजनिंग भी कराऊंगा और रीजनिंग के साथ मैं इंग्लिश भी कराऊंगा। सबके प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन कराऊंगा मैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन इज द बेस्ट थिंग्स जिससे कि आप तैयारी में बूस्ट दे सकते हैं अपने आप को। मैंने भी एसएससी सीजीएल क्रैक किया है, ठीक है, 2 बार सिलेक्शन लिया मैंने सीजीएल में, इसलिए मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर का रोल कितना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।